बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब। सबसे पहले तो आपको और हमारे देखने वाले सब नाजरीन को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन ख़बरों का सिलसिला भी इस दौरान जारी है और सबसे ज़्यादा स्पेकुलेशंस ये है कि ईद के फ़ौरन बाद 28वीं तरमीम आ रही है। हालांकि हुकूमत के बारे में यही कहा जा रहा है कि उससे भी नहीं इल्म, लेकिन एक लड़ाई चल रही है जिसमें खींचा तानी में। अब इजाज़ुल हक साहब कुछ दिन पहले का बयान है कि पीपल्स पार्टी जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ब्रूट मेजॉरिटी के साथ 26वीं आईनी तरमीम करवा रहे थे, अब 27वीं आईनी तरमीम से पहले 27वीं आईनी तरमीम के फ़ौरन बाद उन्होंने कहा था कि इस पार्लियामेंट से 2 तरमीम काफ़ी हैं। 28वीं तरमीम पर वो कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के बगैर ये मंजूर नहीं होगी। अगर इजाज़ुल हक साहब की बात मान ली जाए कि भाई आप लाइन में लग कर दस्तखत करेंगे और जहाँ कहा जाएगा वहाँ दस्तखत करेंगे, लेकिन दूसरी जानब एक शहर इक़्तिदार में इस वक्त अफवाह कह लें गर्दिश कर रही है कि पीपल्स पार्टी का पत्ता 28वीं तरमीम में कट जाएगा और कार्ड्स जो हैं वो चले जाएंगे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कि वो इसमें शामिल होगी। और इसी सिलसिले की कड़ी में जिसे CBM कहा जाता है कि ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जो काबीना में तोसी किया उसी बुनियाद पर किया, PTI को रिलीफ मिलने के चांसेस बढ़ रहे हैं। क्या देख रहे हैं 28वीं तरमीम में? मेन तो अब धमाका खेज चीज़ें क्या आ रही हैं जो सूबों से वफाक के पास चली जाएंगी, और फिर वफाक इतना मजबूत होगा तो सूबों का क्या होगा? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, जब ये 18वीं तरमीम मंजूर हुई थी ना पीपल्स पार्टी दौर में, तो उसके तकरीबन कोई 3 साल या 4 साल के बाद, यानी राहील शरीफ साहब के दौर में ही ये चीज़ें हमारी इस्टेब्लिशमेंट को महसूस होना शुरू हो गई कि 18वीं तरमीम के अंदर कुछ गड़बड़ ज़्यादा हो गई है। कोई कैलकुलेशन की ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से अब वफाक के पास इतना इख्तियार भी नहीं रहा, वफाक के पास पैसा भी नहीं है, और इसकी वजह से वफाक को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और आप देख लें कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत से लेकर आज तक आपके सियासतदानों ने यानी वफाक ने टोटल कर्ज कितना लिया, तो वो भी आपको उसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा कि पीपल्स पार्टी के दौर तक क्या रेशो थी 18वीं तरमीम से पहले, और फिर 18वीं तरमीम के बाद जब वफाक थोड़ा कंगला हुआ या उसके पास रेवेन्यू कम बचना शुरू हुआ, तो उसके बाद फिर वफाक खर्चे ज़्यादा आमदनी कम, तो ज़ाहिर बात है आपने कहीं से पूरा करना था, तो उसके लिए IMF मालियाती इदारे दुनिया भर के, उससे आपने कर्जा लिया। तो ये चीज़ें काफ़ी अरसे से महसूस की जा रही थी, और ख़ास तौर पर जब जनरल बाजवा साहब आए अपने ओहदे पर, तो उस वक्त से तो बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से खुलकर मुस्लिम लीग नून हुकूमत को 18वीं तरमीम के हवाले से शिकायत का सिलसिला शुरू हो चुका था। और फिर आप देखें कि अब वो सारी चीज़ें जो है ना वो पिछले कोई 8-10 साल से बिल्डअप होती रहीं, जमा होती गई, और अब वो सारी एक मुख्तलिफ कंसेप्ट की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा एतराज़ वही NFC फार्मूले वाला, जनाब वफाक के पास पैसे कम होते हैं, सूबों को ज़्यादा चले जाते हैं, 57.5% सूबों को चला जाता है, 42.5% वफाक के पास बचता है, जो कि बहुत कम है। तो इसलिए ये 50-50 होना चाहिए। अब ये फार्मूला चेंज भी हो सकता है, आखिर में मुमकिन है ये भी हो कि वफाक के पास 52%, 51% चला जाए, सूबों के पास कम हो जाए, या सूबों के पास जो है वो 57 की बजाय वो 52.5% यानी कि 5% का उसमें कटौती सूबों में की जाए और वो वफाक को दिया जाए। अभी हतमी नहीं है। अगर तालीम की वजारत, सेहत की वजारत, पॉपुलेशन से मुतल्लिक मामलात, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और ये जो NFC का फार्मूला है ये तब्दील होता है, तो मेरे ख्याल में वफाक को ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम कोई 3 से 4 हज़ार अरब रुपए एक्स्ट्रा ये जनरेट होना शुरू हो सकते हैं NFC फार्मूले में तब्दीली से, और ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन यह है कि कोशिश इस वक्त उनकी यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हमें वापस मिले। तो ये चीज़ें हैं। एक तो NFC वाला सबसे बड़ा इस वक्त इशू बना है, लेकिन एक नई चीज़ जो हमें देखने को मिल रही है वो इस बार ये है कि जैसे वफाक की जानिब से कहा गया, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि कराची, गवादर या जो दीगर साहिली इलाके हैं, पूरी कोस्टल लाइन आपकी बनती है, ये वफाक के मतहत होनी चाहिए। आपको याद होगा कि PTI दौर में जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उन्होंने कराची के साहिल से चंद किलोमीटर दूर एक जजीरा सिंध हुकूमत से हासिल करने की कोशिश की थी जी, जिसको मलिक रियाज साहब ने भी ऑफर किया था कि अगर ये जजीरा आप हमें दें तो हम इसको टूरिज्म के लिए और ये जो दीगर आपकी सियाहत से मुतल्लिक मामलात हैं उसके लिए हम इसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, सही, इसको आबाद कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, और इससे पाकिस्तान को खातिर खा रेवेन्यू
इस जजीरे से हासिल हो सकता है। उसमें आपको देख लें कि दुनिया भर में बड़े जजीरे ऐसे हैं ममालिक जहाँ पर इस तरह के जजीरों को रेवेन्यू जनरेशन के लिए बहुत बेहतरी और बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सिंध हुकूमत उस वक्त आड़े आ गई। अब आपका देखें कि कराची से रेवेन्यू शेयरिंग पर आड़े आई होगी ना, ये थोड़ी होगा कि नहीं देना। देखें वो नहीं, उसमें सबसे बड़ा जिन्होंने पूरा बहरिया टाउन के लिए इतनी प्रॉपर्टी दे दी, इतनी जमीन सस्ते दामों दे दी, वो जजीरा देखिए उसमें इशू सिर्फ ये आता है कि वफाक सूबे के हकूक के ऊपर डाका डाल रहा है, वफाक सूबे के वसाइल के ऊपर नजर रखे हुए है जो कि ठीक नहीं है। तो अब देखें, अब उन्होंने उसका भी तोड़ निकाले। फिर सियाने यही है ना, अगर आप सीधे हाथ से घी नहीं देते तो फिर वो टेढ़े हाथ उंगली टेढ़ी करके निकाल लेते हैं। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जनाब कराची सिंध के साहिल पर जितनी बंदरगाहें हैं, जीवानी हो या इसके अलावा जो दीगर कराची की बंदरगाह है, पोर्ट कासिम वगैरह, ये सारी ये हो जो आपकी पूरी कोस्टल लाइन गवादर तक सारा आपका वो कहते हैं जी अब ये वफाक के मतहत कर दें। अच्छा, तो अगर ये सारा वफाक के मतहत होता है तो मुझे ये बताएं क्या वफाक ने वहां पर क्या करना है? वहां वफाक ने यही करना है जो इमरान खान साहब करना चाहते थे। सही। यानी आप अपनी दुनिया भर में देखें, इस तरह का साहिल गर्म पानियों वाला बहुत कम ममालिक के पास है, और बहुत सारे ममालिक उसको सयाहत के लिए या दीगर मुख्तलिफ जो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए मुख्तलिफ उसमें बिजनेसेस हैं उसके लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास है लेकिन हम उसको इस्तेमाल किसी भी तरीके से नहीं कर रहे। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, आपको पता है कि ईरान जंग की वजह से अब वो दुबई पोर्ट का जो एक कंसेप्ट था दुनिया में वो भी बबल फट चुका है। अब आपकी जो गवादर पोर्ट है या कराची पोर्ट है या जीवानी पोर्ट है या इस तरह की दीगर पोर्ट्स हैं, अब ये एक बहुत बड़ी अहमियत इनको मिल चुकी है, तो इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये उसी सूरत होगा जब वफाक के पास इख्तियार हो और वफाक इनको बराह रास्त डील कर सके। अब उसका भी हल ये निकाला गया कि सूबाई खुद मुख्तारी भी डिस्टर्ब ना हो, वफाक के पास इख्तियारात भी बरकरार रहे। तो उस वक्त थ्योरी एक नई जो इस वक्त सर्कुलेट हो रही है वो ये है, जैसे कराची के बारे में कहा गया, तो कहा गया कि कराची सिंध का दारुल हुकूमत भी रहेगा, लेकिन कराची को वफाक के मतहत भी दिया जाएगा, और वफाक जब जहां जैसे चाहेगा कराची के हवाले से वो फैसले भी कर सकेगा, मंसूबे भी शुरू कर सकेगा, और उसमें शायद वो एक पाबंदी जो पहले सूबाई हुकूमत की दरकार है वो पाबंदी भी दरकार नहीं होगी। तो देखिए उन्होंने हल निकाल लिया, आपने घी उनको नहीं दिया, उन्होंने उंगलियां टेढ़ी करके वो निकाल रहे हैं। अब वो आईनी तरमीम लेके आ रहे हैं और पूरा जो कोस्टल लाइन है अगर उनके पास चली जाती है, फिर आप देखें कि फाटा जहां पर रेयर मिनरल के बारे में बताया गया था, अब उसके बारे में भी वही थ्योरी है कि जहां जहां इस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि ये चीज़ें वफाक के कंट्रोल में होनी चाहिए, वहां यही थ्योरी अप्लाई की जाएगी। अब फाटा को क्या होगा कि ये सूबाई जो दायरा इख्तियार है केपी का, ये उसके मतहत भी रहेगा, ये वफाकी सूबाई हुकूमत के मतहत भी रहेगा, ये यहाँ पर सूबाई नुमाइंदे भी मौजूद रहेंगे, और यहाँ पर ये दर हकीकत वफाक के मतहत भी होगा। अब वफाक को यहाँ से अगर मादनियात निकालनी है तो उसको सूबाई हुकूमत की ज़रूरत नहीं है, सूबाई कवानीन की पासदारी की ज़रूरत नहीं है, अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उनके दायरा इख्तियार में दे दिया। अब अगर उनको मुनासिब लगेगा कि इस इलाके में हमें यहाँ पर यह प्रोजेक्ट शुरू करना है तो वो अपने तौर पर कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ तब्दील हो चुकी हैं, शॉर्टकट उसके ढूंढ लिए गए हैं, और ये सब कुछ करने वाले जो 26वीं और 27वीं तरमीम में ऑन बोर्ड थे, मेरे ख्याल में ये उनकी गलतियां हैं। और ये गलतियां आज, उस वक्त हम ये कहते थे कि ये तरमीम आप ना करें, आइंदा आगे जाकर ये आपके लिए मसाइल होंगे। आज आप देखें बिलावल साहब चीख रहे हैं, आसिफ जरदारी साहब चीख रहे हैं, और अब जो हुक्मरान हैं वो तो ये कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी की हर रेड लाइन को हम क्रॉस करेंगे, और ये बड़ी खामोशी के साथ, बड़े ताबेदारी के साथ ये उस रेड लाइन को क्रॉस होते देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि उस रेड लाइन को कौन कौन क्रॉस कर रहा है। यानी अगर पीपल्स पार्टी तरमीम में वोट नहीं देगी तो बाई हुक और बाई क्रुक ये वोट उनसे लिए जाएंगे। आपको ये भी पता है कि आम इंतखाबात 2024 में पीपल्स पार्टी के बारे में क्या राय है कि इनकी टोटल 24 सीटें हैं पूरे पाकिस्तान में। नून लीग के बारे में ये है कि इनकी टोटल 17 है। मुझे ये बताएं कि जिस जमात की 24 सीटें हैं कौमी असम्बली के अंदर, आप देखें तो इस वक्त कुछ 60 के लगभग ऊपर नीचे कुछ उनके पास सीटें हैं टोटल। तो अब देखें कि 24 उसमें से अगर आप निकाल दें, फर्ज करें 60 भी हैं, तो 60 में से अगर आप 24 निकालें तो पीछे आपकी 36 सीटें बचती हैं। 36 लोग अगर पीपल्स पार्टी के जंप करके मुस्लिम लीग नून हुकूमत के साथ खड़े हो जाएं, साथ मौलाना साहब भी ऑन बोर्ड हो जाएं, तो मुझे बताएं पीछे उनकी तरमीम रोकेगा कौन? तो पीटीआई अगर इसमें ऑन बोर्ड ना भी हो तब भी ये तरमीम हो सकती है। और अब तो ये चीज़ें खुल गई हैं कि ईद के बाद और बजट से पहले ये जो दरमियान के 4-5 दिन बनते हैं, इन्हीं 4-5 दिनों के दरमियान मुमकिन तौर पर यह तरमीम आएगी
अचानक आएगी। अभी तक किसी ने शायद हतमी ड्राफ्ट नहीं देखा, और वो हतमी ड्राफ्ट जो है वो 3 से 4 ड्राफ्ट की खबरें तो हैं। रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया ना, बहुत से एंकर्स हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन दी जा रही है ताकि वो लोगों तक पहुंचाएं। पहले मोहम्मद मालिक साहब ने बहुत सारी चीज़ें लोगों के सामने लाए, मियां आमिर महमूद साहब ने सूबों के हवाले से बड़ी मुल्कगीर जो है एक तहरीक चला रहे थे। उसके बाद दानिश साहब जो हैं, डॉक्टर दानिश, उनका भी एक ट्वीट आया। फिर अब जितने सवालात रिपोर्टर सियासतदानों से कर सकते हैं वो टीवी शोज़ में आपको नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो धुआं उठ रहा है, आग तो नीचे है, चिंगारी भड़क रही है, लेकिन कोई भी सियासी जमात अब ये मानने को तैयार नहीं है फ़िलहाल राइट नाउ कि 28वीं तरमीम आ रही है। तो इसका मतलब है जहाँ से आनी है वहाँ से आनी है। देखें, इसमें तो अल्टीमेटली यही होना है। पिछली बार अब 26वीं तरमीम आई, किसी को पता नहीं था, इवन मियां साहब को पता नहीं था। जब वो पार्लियामेंट हाउस पहुंचे, वहां पर ड्राफ्ट आया, खाकी लिफाफे से निकाला गया, तो उस वक्त वो उनको भी पता चला कि अच्छा जी इसके अंदर तरमीम कौन कौन सी है। इवन जब 26वीं तरमीम हो रही थी तो लेजेंड होटल में पाकिस्तान बार काउंसिल और दीगर वकला का एक कन्वेंशन हुआ, और उसमें एहसन बून साहब ने वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब से पूछा कि तारड़ साहब ये ड्राफ्ट सानू ही दे दो, हमें अभी तक ड्राफ्ट का नहीं पता कि उस ड्राफ्ट के अंदर असल में है क्या। तो बहुत सारी चीज़ें फिर वो देखें कि मौलाना साहब के बारे में बाद में खबर आई कि पीपल्स पार्टी ने वो खबर लीक की, मौलाना साहब को आगे किया, और कुछ ऐसी शिकें थीं जो 26वीं तरमीम में थीं लेकिन वो निकलवा दी गई। फिर वो कुछ चीज़ें उसमें से 27वीं तरमीम के अंदर आ गई, वहाँ से भी कुछ चीज़ें निकलवाई गई। अब वो आ चुकी हैं 28वीं तरमीम तक। अब 28वीं तरमीम के अंदर मेरे ख्याल में वो हर सूरत करवाएंगे। जो मान जाएंगे वेल एंड गुड, नहीं मानेंगे तो फिर उनकी जो चित्रोल है वो मौजूद है। और उन्होंने सिर्फ 3 रास्ते दिए हैं। उन्होंने कहा जनाब, एक तो ये है कि आप कुर्बानी दें, खास तौर पे पीपल्स पार्टी को। दूसरा ये है कि आप छितरोल जो है वो बर्दाश्त करें, हाँ बिल्कुल। और तीसरी है कि भाईजान पहले छितरोल होगी और बाद में कुर्बानी भी लेंगे। अब आपने डिसाइड करना है कि करना क्या। मुझे लगता है कि जरदारी साहब तीसरा जो ऑप्शन है ना वो मान चुके हैं, और वो मान चुके हैं मतलब कि गलती से उनसे वो हो चुका है। उसकी वजह यह है कि मेरी खबर के मुताबिक तो ये जो ईद से पहले जुमेरात का दिन गुजरा था गुज़श्ता हफ्ते, उसके अंदर बिलावल साहब के बारे में इतला है कि वो रावलपिंडी उनकी कहीं एक मुलाकात हुई थी अहम शख्सियात के साथ, और वहाँ से भी उनकी बड़ी सरजनिश हुई। वहाँ से वो निकले और वो इतने दिल बर्दाश्ता और मायूस थे कि इस्लामाबाद में अपने वालिद आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात किए बगैर वो जुमेरात को ही कराची रवाना हो गए। और आपको याद होगा कि जुमा के रोज़ उन्होंने कराची में एक जलसा किया था, और जिसमें उन्होंने कहा था कि हम कराची को डेवलप भी करेंगे, और यहाँ पर साहिलों के ऊपर जो उसकी कराची के रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से कुछ मंसूबे लगाए जाएंगे और वगैरह वगैरह। ये सब कुछ करने का मकसद दर हकीकत इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम देना था कि आप सूबों को तकसीम ना करें, आप सिंध को कराची से अलग ना करें, तो बाकी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर हम आपके साथ बातचीत करने को तैयार हैं। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को बहुत ताख़ीर के साथ इन चीज़ों का इदराक हुआ है। लेकिन हमने तो पिछले 4 साल में ये देखा है करामत मुगल साहब कि जिस मकसद के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने एक कोई अपना प्लान बनाया है कि ये काम हमने करना है, वो काम उन्होंने किया है। इवन जब इमरान खान साहब बाहर भी थे और सारी पॉलिटिकल पावर उनके पास थी, उसके बावजूद इमरान खान भी उनको नहीं रोक सके थे। सही। और वो देख लें कि इलेक्शन भी उन्होंने डिले किए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियाँ तहलील होने के बावजूद उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारी आंखों के सामने माजी में वकूअ पजीर हो चुकी हैं। तो मेरे ख्याल में अब वो जो प्लान बना के बैठे हैं वो सारे प्लान उन्होंने पूरे करने हैं। और ये 28वीं तरमीम के अंदर जो चीज़ें हैं मेरे ख्याल में वो सारी इस तरमीम के अंदर वो मंजूर करवाएंगे। उसकी वजह यह है कि इसके बाद उन्होंने आगे जाना है बाकायदा आपके प्रेसिडेंशियल सिस्टम वाली साइड पे, बावर्दी सदर वाली साइड पे। क्योंकि डॉक्टर दानिश साहब की जो ट्वीट का आपने हवाला दिया ना, उसके अंदर एक 3 सबसे अहम 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो है जी प्रेसिडेंशियल एक नीम सदारती निज़ाम जैसा, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम जैसा कोई कंसेप्ट वो लेके आ रहे हैं। और उसमें ये मैं पहली बार ये सुन रहा हूँ। हालांकि हमें ये अंदाज़ा था, आपको पता होगा 2024 मई से हम ये बातें कर रहे थे अपने व्लॉग्स में कि जो सियासी हालात व वाक़यात बन रहे हैं, बज़ाहिर यूँ लगता है कि पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम और 1 पार्टी रूल बनने वाला है। और उस वक्त से लेकर ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन पसे पर्दा थी, मंजर आम पर नहीं आई थी। लेकिन अब ये चीज़ें कन्फर्म होती दिखाई दे रही हैं। और आप देख लें कि सदारती निज़ाम भी इस मुल्क में आने लगा है, चाइना जैसा मॉडल होगा। और आप देख लें 1 पार्टी रूल होगा।
और मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की सियासत आपकी आंखों के सामने ख़त्म हो चुकी है। इवन सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी का हाल पंजाब के अंदर नून लीग के हाल से भी बुरा हो चुका है। अभी शायद वो क्या कहते हैं कि आतिश फिशांत ज़रा दबा हुआ है, वो फटा नहीं है, लेकिन जब वो फटेगा तो आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी सिंध में उस हालत से भी नीचे गिर चुकी है जितनी इस वक्त नून लीग पंजाब के अंदर है। तो जो चीज़ें उन्होंने करनी है, मेरे ख्याल में सदारती निज़ाम का सामने आना, ये इस बात की ये चीज़ तो इस्टेब्लिश हो गई कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बावर्दी सदर वाले मामले की तरफ जा रही है, और मुमकिन तौर पर 29वीं तरमीम इसके बाद जो आएगी उसके अंदर ये सारी चीज़ें मजीद वाज़ेह हो जाएंगी कि बावर्दी सदर बनेगा। आईनी जो अदालत है आपकी, ये आप देखें कि आपकी पार्लियामेंट के सारे इख्तियारात या जितने भी वो हैवी वेट किस्म के इख्तियारात हैं पार्लियामेंट जिसके ऊपर सियासतदान नाज करते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी कन्वर्ज हो जाएंगी आपकी आईनी अदालत के पास। यानी जहां पार्लियामान कहीं रेजिस्ट किया करती थी, अब जब वो आईनी अदालत के पास मामला आ जाएगा तो आईनी अदालत में जज कौन से बैठे हैं अपनी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लगाए हुए, तो मुझे बताएं फिर वो आगे से कुछ करेंगे। जैसे गवर्नर राज लगाना है तो आईनी अदालत के पास इख्तियार होगा, एक सच्ची झूठी दरखास्त आएगी और उसके ऊपर आईनी अदालत कहेगी जी ठीक है यहाँ सूबे के अंदर गवर्नर राज लगा, और अनलिमिटेड टाइम के लिए। और इवन पार्लियामेंट की मुद्दत बढ़ाने की बातें भी हो रही हैं कि ये जो पार्लियामेंट है ये ताहयात चलती रहे। फील्ड मार्शल साहब का ओहदा ताहयात है तो सदर भी शायद ताहयात होगा। वापसी की कितने चांसेस हैं? क्या फुल थ्रॉटल वापसी हो जाएगी उनकी? नहीं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान, मुझे खबरें जो जोड़ी गई थी कि ये जो काबीना में तोसी हुई है, यही बातें हो रही थी। सुहेल अफरीदी साहब ने बाकायदा ताकतवरों के साथ बैठकर ये फैसला किया और उसके बाद मुत्तफिक होने के बाद ये तो देखिए वो चीज़ें आप उसको मेरे ख्याल में बहुत बड़े कैनवस पर देखने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे अभी आपको पता है ईद से कोई हफ्ता एक पहले गौहर खान साहब ने जाहिद गिशकोरी साहब के साथ एक पॉडकास्ट किया था जी। उस पॉडकास्ट के अंदर गौहर खान साहब ने एक जुमला ऐसा कहा जो पिछले 2 साल से जो मुज़ाकरात और 26 नवंबर को इमरान खान की रिहाई वगैरह की बातें चल रही थी, गौहर खान साहब ने उन सब के ऊपर ठंडा पानी डाला। उन्होंने कहा कि जब से इमरान खान गिरफ्तार हुए हैं उस वक्त से लेकर आज तक मेरे पास मुज़ाकरात का इख्तियार रहा। शिबली फराज, उमर अयूब और इसके अलावा अली अमीर गंडापुर साहब के पास इख्तियार रहा। फिर उसके बाद इमरान खान ने अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई को ये इख्तियार दिया। जब से इमरान खान गिरफ्तार हुए हैं और जब से हम ये मुज़ाकरात का अमल कर रहे हैं उस वक्त से लेकर आज तक एक भी ऐसा मौका नहीं आया जहां इस बात का इम्कान पैदा हो कि इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। हम निज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकते, निज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जो कहते हैं कि 26 नवंबर की रात इमरान खान साहब रिहा होने वाले थे, अगर बुशरा बीबी संगजानी वाले मकाम पर बैठ जाती, मुमकिन नहीं था। और ये देख लें कि इमरान खान साहब की रिहाई के 2-3 रास्ते हैं। एक, वो माफ़ी मांग ले, 2, इस्टेब्लिशमेंट उनके बयानिए का तोड़ कर ले, और तीसरा, इमरान खान साहब उस वक्त रिहा हो सकते हैं जब इस मुल्क के अंदर कोई अवामी तहरीक उठे, क्योंकि जो हालात महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, बिजली, गैस बिलों की वजह से बन रहे हैं, चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं और बड़ी तेज़ी के साथ जा रही हैं। तो ये तीसरा ऑप्शन है। बाकी अदलिया वाला था वो बंद हो चुका, आपकी पार्लियामेंट का रास्ता था वो बंद हो चुका, उनके पास इख्तियार ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में पीटीआई के पास सिस्टम के अंदर वापस पूरे थ्रॉटल के साथ मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनके पास इख्तियार है वो बत्ती के पीछे लगाया, ये ट्रक की बत्ती है, जिनके पास इख्तियार है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। आप पीटीआई को 5 मिनट दे दें, सिर्फ 5 मिनट, और इनको कहें कि आपने फलां जगह पर जलसा करना है, एक ट्वीट आएगी, कोई तकरीर, कोई नारे, कोई वादे, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ट्वीट आएगी कि भाईजान 1 घंटे के बाद हम वहां उस ग्राउंड के अंदर जलसा कर रहे हैं, हमें मुकम्मल इजाजत है, जो लोग आना चाहें वहां पर पहुंचे। आप देखेंगे लोग अपने बीवी बच्चों को लेकर वहां पहुंचे हों। सही। तो सवाल यह है कि जब इतनी हैवी किस्म की उनकी पॉलिटिकल जो उन प्रेजेंस है वो इस मुल्क के अंदर मौजूद है और पूरे रियासती क्रैकडाउन के बावजूद मौजूद है, तो कौन पागल है जो उनको इस तरह का रिस्क लेने की कोशिश करेगा? यही वजह है कि उन्होंने ऐसे लैंड माइन्स बिछाई थी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कि फार्म 47 के जरिए, कि भाई इस फार्म 47 के जरिए जहां जहां जब जब जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक लोगों को नहल करवा के उनकी जगह ज़िमनी इलेक्शन करवा के अपनी ज़रूरत पूरी करते रहेंगे। पीपल्स पार्टी वाले आज थोड़ी सी उन्होंने अकड़ दिखाई है। उन्होंने एक खबर सिर्फ इतनी दी है कि जनाब बिलावल को नहल करवाने में ज्यादा टाइम नहीं, चंद मिनट लगेंगे। और वैसे ही बैठी हुई है। एक दरखास्त आएगी, 3P वाली पीपल्स पार्टी के ये चेयरमैन है और 4P वाली पीपल्स पार्टी के टिकट पर, हाँ, और 4 से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं।
तो एक जमात को का चेयरमैन और चेयरमैन कंट्राडिक्ट है ना, कंट्राडिक्ट है। दूसरा कि वो एक जमात के और टिकट का जो इलेक्शन लड़ा है वो दूसरी जमात का लड़ा हुआ है, तो वो इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। तो भाई ये जाएंगे चुटकियों में। तो जरदारी साहब का भी होश ठिकाने आ गए, बिलावल साहब के भी आ गए। बाकी पीटीआई का मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा स्कोप मौजूद है। इवन अभी भी आप देखें कि मोहसिन नकवी साहब के साथ जो पिछले दिनों मुलाकातें हुई, उसमें भी पीटीआई के लिए वो इतने भी स्पेस पैदा करने को तैयार नहीं है कि इमरान खान की बहनों के साथ उनकी मुलाकातें बहाल कर दें। ईद के ऊपर उन्होंने वादा जो है वो किया हुआ है, अब देखें कि उसके क्या हालात वो बनते हैं। मुलाकात होती है कि नहीं, क्योंकि जितने भी क्लोज सर्किट है वो यही कह रहे हैं कि मुलाकात हो रही है, लेकिन उसमें अलीमा खान शामिल। अलीमा देखिए ना, मैं वही कह रहा हूं कि जब आपको वो इतना एयर टाइट किस्म की सिचुएशन में वो ले चुके हैं, तो वो पागल है कि वो आपको थोड़ी सी स्पेस दें और आप फौरन पूरे बर्तन के अंदर फैल जाएं। तो ये मुमकिन नहीं है। इस वक्त अगर कोई जमात इस्टेब्लिशमेंट के प्लान के आगे रेजिस्ट कर सकती है, इन हालात में भी रेजिस्ट कर सकती है, तो वो सिर्फ पीटीआई है। तो वो उसको स्पेस दे नहीं सकते, बाकी सारे उनके हाथ में है। वो जैसे मट्टी की तरह उसको जैसे मूरत बनाए, जैसे प्याला बनाए, जैसे जग बनाए, वो उनकी अपनी कुदरत है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।